वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, ओकियोस एंड नेमिस। ओकियोस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नेमिस है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना, हाउस होल्ड को मैनेज करना। इसमें हम जो हाउस होल्ड है उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका मीनिंग क्या है इकोनॉमिक्स का एक्चुअल में। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केयर मीन टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ स्टडी है, वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि एक्टिविटीज, ह्यूमन बीइंग की उन एक्टिविटीज को स्टडी करती है जो कि वो स्केयर मीन्स को एक्वायर करने में लगाते हैं फॉर द मैक्सिमम, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर अनलिमिटेड वांट्स। यानी कि यहां से एक बात क्लियर होती है कि ह्यूमन बीइंग की वांट्स अनलिमिटेड है, डिजायर अनलिमिटेड है। आप अपने आप से ही लगाइए, आपकी एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है नई इच्छा आ जाती है। जैसे आज आपको एक फोन पसंद है, कल आप सोचोगे नहीं मेरे पास दूसरा होना चाहिए। लाइक आईफोन यूजर ज्यादा ऐसा करते हैं कि आज मेरे पास अगर आईफोन 15 भी है ना, जैसे ही नया आईफोन लॉन्च होगा उसके पास ही होगा कि मुझे नया वाला लेना है। तो एक तरीके से आपके डिजायर का कोई अंत ही नहीं है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये स्टडी किया जाता है कि जो कॉमन मैन है, हाउस होल्ड है, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। और एक प्रोड्यूसर अगर है उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें तो पूरी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स का यही इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको स्टडी करने का, क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या लिया गया है, जैसे कि वेल्थ एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसके जरिए आप जो सेटिस्फेक्शन गेन करते हो वो आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स? वही, अब क्यों करना चाहेंगे इकोनॉमिक्स को स्टडी? टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन, टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हम ये डिसीजन क्यों लेते हैं, हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? स्कैर्सिटी की वजह से। यानी कि जो आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो रिसोर्स स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू चूज फ्रॉम देम। देखिए, स्कैर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्कैर्सिटी एंड चॉइस इज द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, स्केयर हैं, आपको उनमें से चूज करना पड़ेगा कि कौन से मीन से आप अपनी कौन सी इच्छा को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो आपकी नीड्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट अर्जेंसी होती है। कोई नीड आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी नीड को आप पोस्टपोन भी कर सकते हो। तो व्हेन यू हैव स्कैर्सिटी ऑफ मीन प्लस यू नीड टू चूज फ्रॉम दोज मीन्स, देन यू मेक अ बैलेंस बिटवीन द चॉइसेस, ठीक है। तो स्कैर्सिटी का मीनिंग एक्चुअल जान लेते हैं क्या है। स्कैर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। यानी कि आपके पास जो मीन्स है, एक्चुअल जो मीन्स है वो कम है एज कंपेयर टू योर वांट्स। जितना आप चाहते हैं उसके लिए आपके पास कम रिसोर्सेज है। तो हमेशा रिसोर्सेज स्कैर होते हैं एज कंपेयर टू योर विशेस, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है when what you have is less than what you wish to have, ठीक है। अब देखिए, और acquire the goods and resources some sacrifices। आपको scarcity की वजह से कुछ ना कुछ sacrifice करना पड़ता है because your resources are limited। if you want to satisfy your maximum wants you need to sacrifice some things, ठीक है ना कुछ desire आपको छोड़नी पड़ेगी। at the moment आपको किसी ना किसी चीज में सेक्रीफाई करना पड़ेगा। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट ये बोलता है कि कॉमन मैन को कमोडिटीज की शॉर्टेज होती है। स्कैर्सिटी का रिजल्ट ये होता है कि कॉमन मैन को हर एक चीज अवेलेबल नहीं होती, कोई ना कोई चीज छूटी जाती है उससे, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैर, ठीक है। तो ये फैक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
और अगर इकोनॉमी की बात बोले, अगर पूरी इकोनॉमी को कंसीडर करें, अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी रिक्वायर सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर आपको अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, पूरी सोसाइटी का भी वेलफेयर चाहिए, स्टिल यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग, ठीक है ना कोई नीड आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो आपके पास लिमिटेड लैंड है और उस लिमिटेड लैंड में आप 2 फसलें उगाना चाहते हो, स्टिल आप अनलिमिटेड उसकी क्वांटिटी नहीं उगा सकते, आप कुछ ना कुछ उसका प्रपोर्शनेट, उसका कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जैसे कि मान लो या तो आप गेहूं उगा सकते हो पूरी लिमिटेड लैंड में, या आप राइस उगा सकते हो। अगर दोनों भी उगाना चाहते हो, दोनों का प्रपोर्शन कम ज्यादा करना पड़ेगा, मीन्स यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। जैसे अगर आप चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो आपको गेहूं का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, अगर आप गेहूं का बढ़ाना चाहोगे तो आपको चावल का कम करना पड़ेगा। मीन्स यू नीड टू सेक्रीफाइस जस्ट बिकॉज देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, ठीक है। आगे है choice is the outcome of scarcity because there is a scarcity of means you need to choose, ठीक है। कौन सा रिसोर्स आप कहाँ लगाओगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो 100 रुपए आपके क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको चूज करना पड़ेगा कि इधर आप ये यहाँ लगा लो ये 100 रुपए, यहाँ फिर दूसरी वांट को सेटिस्फाई करने में लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आपको भूख लगी है, आपको खाना भी खाना है, बट आपको एक बुक भी चाहिए, तो आपकी बुक मान लो 80 रुपीज की है, ठीक है, तो आपके पास अब सिर्फ 20 रुपए मिले, तो आपको अपने हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए केवल आपके पास 20 रुपए, तो यू नीड टू टेक अ बैलेंस बिटवीन दीज नीड्स, ठीक है ना। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि आपको कैसे अपने 100 रुपए को इन्वेस्ट करना है। या तो अगर आपको अच्छे से पेट भर के खाना खाना है तो आपको बुक तो छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है, तो 100 रुपए में वो अच्छे से खाना ही खा सकोगे। और अगर आपकी हंगर की नीड इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा ड्राइव नहीं है उस नीड में, तो आप नॉलेज की तरफ जाओगे, आप फिर बुक परचेज कर लोगे उससे। तो यू हैव टू चूज बिटवीन योर नीड्स, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो चॉइस क्या है, एक्चुअली चॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जैसे मैंने बताया, यू नीड टू चूज कि इधर यू वांट टू स्पेंड योर 100 रुपीज ऑन योर बुक और योर हंगर, ठीक है। आपको अपनी बुक परचेज करनी है या फिर आपको अपनी भूख सेटिस्फाई करनी है, बट यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। तो यू नीड टू चूज, ठीक है। तो चॉइस इज अ सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना, फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव, कि कहाँ कहाँ आप उस रिसोर्स को लगा सकते हो, कितने आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है ना। अब देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अब क्या होती है, स्कैर रिसोर्सेज की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस एंड सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि आपके रिसोर्सेज स्कैर हैं और उन रिसोर्सेज को भी आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ लगाओगे जहां से आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, ठीक है। तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी, चूज करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, और इस तरीके से उन रिसोर्सेज को लगाना पड़ेगा कि आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो यही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। Why do we need to make a choice? हमें चॉइस एक्चुअली करनी क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे पैसा लगा लो, आप पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकते हो, आप अपने जैसे मान लो आपको कपड़े लेने, आप कपड़े खरीद सकते हो, आपको बुक्स खरीदनी, आप बुक खरीद सकते हो, आपको खाना लेना, आप खाना ले सकते हो। तो योर resources have multiple uses, ठीक है ना। when you have resources like कि आप उसको कहाँ कहाँ डिफरेंट जगह यूज कर सकते हो, जब आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो अपने रिसोर्सेज का, ठीक है, तो वहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है। देयर यू मेक अ चॉइस, आपको चूज करना पड़ता है। जब आपकी नीड्स अनलिमिटेड हो, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हो, देन यू मेक अ चॉइस, ठीक है ना। आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि कहाँ आपको अपने रिसोर्सेज पुट करने हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज द रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ठीक है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किसी हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है, या इंडिविजुअल फर्म की,
जब इन सब के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, इट मीन्स यू आर डीलिंग विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इंटायर इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम को आप स्टडी करते हो, देन यू आर डीलिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेंट्रल इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इश्यू है to determine the output and price for an individual firm or industry, ठीक है। जब आप determine करते हो price and output at the level of individual firm or industry, then you are considering central issue for the microeconomics. But when you determine the aggregate output and journal price level, ठीक है, then you are dealing with the central issue of macroeconomics, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स के सेंट्रल इशू क्या है? एग्रीगेट आउटपुट डिसाइड करना और जर्नल प्राइस लेवल को स्टडी करना, ठीक है। अजम्पशन क्या रहती है माइक्रोइकोनॉमिक्स में? व्हेन यू आर डीलिंग विद द माइक्रोइकोनॉमिक्स, देन यू अज्यूम दैट मैक्रोइकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं दे आर कांस्टेंट, लाइक योर एग्रीगेट आउटपुट is considered as constant while you are studying the microeconomic variables, ठीक है। जब आप microeconomics को स्टडी करते हो, you consider all the other variables related to macroeconomics as constant or static, ठीक है। ऐसे ही जब आप मैक्रोइकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, देन यू अज्यूम दैट माइक्रोइकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं दे आर कांस्टेंट, लाइक योर distribution of income is considered as constant while you are studying the macroeconomics variable, ठीक है। Market forces of demand and supply play the central role in the microeconomic study, but government policy play the central role during macroeconomic study, ठीक है। like fiscal policy हो गया, monetary policy हो गया, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं when you study the problem of economy एट मैक्रो लेवल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस, ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, व्हेन यू डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि जो इकोनॉमिक इश्यूज की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से आप डील करते हो, एंड विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर, और इन इश्यूज को आप स्टडी करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर, देन यू कैन से दैट यू आर कंसिडरिंग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर वेरीफाइएबल विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। जब आप फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तब आप डील करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होंगे? देखिए, जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका नेचर एंड एक्सटेंट क्या होता है? वो प्रॉब्लम का प्रेजेंट बताती है, उसका पास्ट बताती है और उसका फ्यूचर क्या होगा। किसी भी प्रॉब्लम को जब डिटेल से एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट, देन यू आर कंसीडरिंग द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है, विच आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। यानी कि देखिए, आप अगर फैक्ट्स यूज करेंगे तो आप उसको वेरीफाई तो कर ही सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी अच्छे से समझेंगे। अभी आप फीचर जान लीजिए क्या है। और लास्ट क्या है? डू नॉट रेफर द वैल्यू जजमेंट, यानी कि ये मेयर ओपिनियंस नहीं होते। इफ यू आर यूजिंग द फैक्ट, तो आप ये नहीं बोल सकते आप ओपिनियन दे रहे हो, वैल्यू जजमेंट दे रहे हो, यानी कि किसी की जजमेंट पे बेस्ड नहीं होते, दे आर बेस्ड ऑन द फैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का है डेटा, अगर मैं बोलूं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसने काफी ज्यादा पॉपुलेशन को इफेक्ट किया था। ये होगी आपकी पास्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस आपकी जो थी
ये लगा लो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 20% थी, ठीक है। अब एट प्रेजेंट आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट कर रही है 10 to 12% आपकी पॉपुलेशन को, और फ्यूचर में आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ऐसे ही आपकी पॉपुलेशन बढ़ती रही और रोजगार नहीं मिला तो ये आपकी 10% से 25% भी जा सकती है। तो ये था किसी भी प्रॉब्लम का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, which is clearly based on the fact that is the percentage of the problem कि इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। तो ये होगा आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो बिकॉज यू आर डीलिंग विद द फैक्ट्स, यू आर डीलिंग विद द परसेंटेज एंड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स था। लेकिन अगर आप फैक्ट यूज कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आपकी 100% वो आपकी इंफॉर्मेशन ट्रूथ ही होगी। लाइक अगर मैं बोलूं कि चाइना की, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, ठीक है, इसमें आप कुछ फैक्ट्स भी दे सकते हैं, बट इट डजंट मीन ये ट्रू है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो ट्रू है या नहीं है। वो झूठ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट अगर आप उसको फैक्चुअल बात को अगर बोल रहे हो, ठीक है, किसी ना किसी बेस पर, बट वो ट्रू और अनट्रू दोनों हो सकती है, क्योंकि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वो ठीक है या नहीं है। आगे से समझते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। व्हेन यू डील्स विद द प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड यू स्टडी दैट व्हाट आउट टू बी, जब आपकी प्रॉब्लम को आप ऐसे कंसीडर करो कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, ठीक है, एंड विच डील विद द ओपिनियंस, यानी कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जब आप अपने ओपिनियंस देते हो तब आप कह रहे हो कि आप स्टडी कर रहे हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर, यानी कि व्हाट शुड बी, आप ये सलाह देते हो, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। और व्हेन यू डील विद द ओपिनियंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड आप ओपिनियंस को स्टडी करते हो, अपने ओपिनियंस को देते हो। डिफरेंट इकोनॉमिक्स जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अपना ओपिनियन देते हैं, देन इट कंसीडर एज द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इससे डिबेट और कंट्रोवर्सीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके फीचर्स जान लेते हैं क्या। इट इन्वॉल्व द जजमेंट, जब आप अपने ओपिनियंस दोगे किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप जजमेंट ही तो दे रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। इट इज ट्रूली बेस्ड ऑन योर जजमेंट, ठीक है। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ भी जजमेंट दे सकते हो। और जब आप जजमेंट देते हो, डिफरेंट लोग जब अपने अपने ओपिनियन देते हैं, जजमेंट प्रेजेंट करते हैं, देन इट विल क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, ठीक है। कंट्रोवर्सी और डिबेट क्रिएट हो जाती है। नॉट वेरीफाइबल, ओपिनियंस क्या कभी वेरीफाइबल हो सकते हैं? ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है, तो दे आर नॉट वेरीफाइबल। लाइक इफ यू आर स्टडीइंग द फैक्ट्स, यू कैन वेरीफाई दोस फैक्ट एंड चेक दोस फैक्ट, ठीक है। बट इफ यू आर स्टडी only on the basis of opinion, only on the basis of judgment, you cannot verify those judgments, ठीक है। तो these are not verifiable. And last is what ought to be. You are dealing with the what ought to be. Any economic problem में जब आप ये सोचते हो क्या होना चाहिए, ठीक है, जो आप ये बोलते हो, ये कोशिश करते हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ये समझने की कि क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो आप डील कर रहे हो। इकोनॉमिक्स को एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, एमजी नरेगा एक काफी अच्छी स्कीम है, हमारी कंट्री की काफी पॉपुलर स्कीम है। इसके रिगार्डिंग डिफरेंट इकोनॉमिक्स के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। जैसे कोई इकोनॉमिक्स कहेगा कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, किसी का ओपिनियन है कि नो, इट प्रोवाइड ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री। और किसी इकोनॉमिक्स का ये भी ओपिनियन हो सकता है कि MG नरेगा is a unproductive scheme, तो we should stop it, ठीक है। These are the opinions of different economics regarding a particular economic issue, that is unemployment and related to its scheme। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट हुआ जब किसी इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड कई लोग अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ ये वैल्यू जजमेंट ही होते हैं, यानी कि डिफरेंट पीपल की अपनी जजमेंट पे बेस्ड होते हैं। देन यू कैन से दैट दीज आर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टॉपिक, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक डिफरेंस के थ्रू जान लेते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को।
अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक इशू एज दीज हैपन व्हेन यू आर कंसीडरिंग द इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इकोनॉमिक इश्यू का आप जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डील करते हैं तो वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट व्हेन यू डील विद द इश्यूज व्हाट इट शुड बी, यानी कि व्हेन यू डील विद द opinions of economics, then you are dealing with the normative economics. The statement related to what was, what is and what would be are considering as the scope of normative economics, and what should be यानी कि what ought to be are considered under the normative economics कि क्या होना चाहिए, but क्या है और क्या था और क्या होगा, ये है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का टॉपिक। बट क्या होना चाहिए वो आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या ओपिनियन है किसी भी इशू से रिलेटेड। इट नॉट इन्वॉल्व द वैल्यू जजमेंट, बिकॉज आपका जो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये डील करता है फैक्ट के ऊपर, ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर जब बात हो रही है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, तो इसमें कोई जजमेंट तो आएगा ही नहीं। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो तो फुल्ली ही ओपिनियंस और जजमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, चाहे आप फैक्ट की बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे बात करें, बट जरूरी नहीं है वो फैक्ट और फिगर हमेशा सही ही हो, ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि चाइना की जो पॉपुलेशन है इट इज हायर देन इंडियन पॉपुलेशन एंड विच इज 100 करोड़, तो ये ज्यादा तो है बट एग्जैक्ट आपकी इंडियन पॉपुलेशन को नहीं बता रही, ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई तो कर सकते हो। इट मींस ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का इशू है, ठीक है। आगे है इट कांट बी ट्रूथ और फॉल्स, यानी कि जो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड नहीं है तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये सही और गलत नहीं हो सकता। जैसे कि सेविंग इज ऑलवेज अ वर्च्यू, ठीक है, ये सही नहीं, ये ओपिनियन है खाली। तो ये था आपका नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। थैंक यू।